अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी का कार्यक्रम, जहां पर अब सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कहते हैं अपने संबोधन में, सुनते हैं। पालड़ी मीना को किसने बसाया था? ए भाई, ए सुनो, पालड़ी मीना को किसने बसाया था मालूम है तुमको? तो फिर तो जो मांगोगे मिलेगा आपको। आप लिख के देना अलग से मुझे, लिख के देना मेरे को अलग से। पालड़ी मीना में गया भी हूँ। यहाँ पर टेलीफोन के अध्यक्षता कर रही श्रीमती ममता पटेल जी, रजिंदा जागृत साहब, श्रीराम देवी, खिलाड़ी बैरवा जी, हमारे रिटायर्ड और चीफ सेक्रेटरी और सलाहकार चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र आर्य जी, संस्थान के अध्यक्ष भरिंदा योजन साहब, अनिल गोठवाल जी, बीएल बैरवा जी, रामसार जी वर्मा, श्री अवनी लेकरा। इस दिन के अंदर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला उनको, पद्मश्री मिली, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर रामनंद बैरवा जी, महेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, पीछे आर्या जी, बी.एल. जाटावत साहब, जे.पी. विमल जी, नवीन डांगी जी, हनुमान प्रसाद जी, मदन गोपाल जी मेघवाल, अजय भूपेश जी, और तमाम हमारे काला साहब और तमाम अन्य गणमान्य भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चे, आज 131वीं जयंती डॉक्टर अम्बेडकर साहब की है। उसके उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में कार्यक्रम रखा। मुझे खुशी है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का अवसर मिलता है हम सबको, जिसने इस देश के बड़े इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। जब गुलाम थे, आज़ाद हुए, संविधान सभा बनी, और संविधान सभा के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से पैदा हुए तब से परिवार में, स्कूल के अंदर संघर्ष करता रहा हो, उन लोगों के लिए जिनका आज हम दलित कहते हैं, उन गरीबों के लिए जिनकी कुछ सुनवाई नहीं होती थी और छुआछूत और भेदभाव की भावना रहती थी। पढ़ाई में तो जुर्म समझा जाता। उस जमाने में बोला के नरेश ने भेजा उनको विदेश के अंदर, अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ के आए। और महात्मा गांधी के ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, बड़े बड़े नेता जो जमाने के, सब ने मिलकर के ऐसे तय खाते थी बाबा साहब को ही संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। संविधान सभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चेयरमैन बनाया गया उनको। और जो संविधान आज हम लोग जी रहे हैं संविधान से, उनको मालूम था कि देश जो है अनेकता में एकता वाला मुल्क है। यहाँ दलित वर्ग भी है, पिछड़े भी हैं, ट्राइबल भी हैं, हर जाति में लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, साथी, जैन, जो भी हैं। जाति हजारों हैं यहाँ पर में। दलित वर्ग में कितनी जाति आपको मालूम है? वो जातियाँ हर जाति में हैं, हर पार्टी में हैं, बोलियाँ हजारों हैं, और भाषाएँ तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, क्या लिखा हुआ है हमें समझ में आती नहीं है। और पसंद तो अलग अलग भाषाएँ हो, अलग अलग धर्म हो, ऐसे मुल्क का संविधान बनाना भी बहुत कठिन होता है, जिससे कि आने वाला भविष्य जो है देश का वो सुरक्षित रहे, देश एक रहे, अखंड रहे, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर
कमज़ोर नहीं हो, ये उनका सपना था। रशिया हमारा मुल्क था, बहुत अपना दोस्त था वो, अमेरिका के मुकाबले था। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बनाया, उस वक्त में रशिया हमारे साथ खड़ा था। अमेरिका का तो 7-8 बेड़ा रवाना हो गया था हमारे खिलाफ के सबूत। वो रशिया के एक मुल्क था, वो 16 टुकड़े हो गए और वो 16 मुल्क है अलग अलग। और जो लड़ाई चल रही यूक्रेन में, वो भी पहले रशिया के हिस्सा था। अब कल्पना कीजिए 16 टुकड़े हो गए मुल्क के, और हमारे यहाँ की इतनी भाषाएँ हैं, इतनी जातियाँ हैं, इतने वर्ग है, इतने धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक अखंड है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की खासियत। लोग समझते नहीं हैं, लोग एक्सप्लेन करना जानते नहीं हैं, और हम समझने की कोशिश नहीं करते। हमारी भी गलती है, हम गहरे में नहीं जाते। अब मान लो मैंने मेरी नारी को बनाया चीफ सेक्रेटरी, 70 साल में पहला शेड्यूल कास्ट का आदमी चीफ सेक्रेटरी बना। यहाँ फिर जाते हुए आता है कि मैं ढोली हूँ, मैं मेघवाल हूँ, मैं खटीक हूँ, मैं गलाई हूँ, क्या हूँ। जब तक ये भावना खत्म नहीं होगी तब तक हम ताकतवर नहीं बन सकते। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा कि ये अलग अलग जातियों में लोग अलग अलग बात करेंगे, वो फिर काम कर नहीं सकते। हम समझना पड़ेगा कि सरकार का इतना बड़ा निर्णय है, 10 अधिकारियों को डका करके चीफ सेक्रेटरी बनाओ शेड्यूल कास्ट का, ये क्या में कभी हुआ क्या आपको? 10 अधिकारी जो सीनियर थे, उनकी बजाय 10वें नंबर पे थे, 11वें नंबर पे थे, उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। इससे बड़ा निर्णय क्या हो सकता है? आज 9 मंत्री SC/ST के राजस्थान के अंदर, तो मंत्री नहीं है, मंत्री तो बनने अलग बात है। अब कल्पना करो आज़ादी के बाद में कभी ऐसा माहौल बना किया, बद्रीनाथ जाटव PWD मंत्री, आज तक शेड्यूल कास्ट के मंत्रियों को क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं आपको मालूम है। आप लोग सब पढ़े लिखे बैठे हो, बता दीजिए PWD मंत्री किसे कहते हैं? ममता भूपेश महिला बाल विकास और साथ में प्लानिंग मिनिस्टर थी। सीताराम येचुरी सामरिक न्याय अधिकारी का विभाग है, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग होता है हमारे दृष्टि के अंदर। गोविंद मेघवाल आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार, सांख्यिकी नीति आयोजना विभाग का मंत्री। और ट्राई के अंदर प्रसाद मीणा चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री। आप बताइए, हेल्थ मिनिस्टर बना है ट्राई का आदमी पहली बार, और साथ में वो एक्साइज का मंत्री भी है। महेंद्र जी सिंह मालवीय, ये हमारे सिंचाई मंत्री ही बने हैं। महेंद्र सिंह मालवीय ट्राइबल के बांसवाड़ा के। रमेश मीणा पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री बना। आप सोचते कितना बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, जो दिल्ली में CBDT के पास था। मुरलीलाल मीणा कृषि विपणन मंत्री बने हैं, और साथ में इंडिपेंडेंट चार्ज है स्टेट का, और साथ में पर्यटन और नागरिक उड्डयन के भी राज्य मंत्री हैं। अर्जुन बामनिया TAD के PhD के राज्य मंत्री है, ग्राउंड वाटर के। कहने का मतलब यह है कि ये जो बदलाव आ रहा है राजस्थान में, इसको आपको ही समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि किस प्रकार हम इस बदलाव का फायदा उठाएं। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ आपको, अगर बदलाव का असर आपको नहीं होगा तो आप में ललक पैदा नहीं होगी फायदा उठाने की। जब तक भूख पैदा नहीं होती है, तो अच्छी भूख नहीं लगती है, तो आप क्या खाना खाओगे? भूख पैदा करनी पड़ेगी आपको। मेरा बजट है, अगर आप बजट के लाइन पढ़ लो 10 बार, वो तमाम बजट एक प्रकार से गरीब को समर्पित है, गरीब को समर्पित, अंतिम व्यक्ति को समर्पित है। उसमें ज़्यादा फायदा किसको होगा? अपना से कोई गरीब आदमी वहाँ जनरल कास्ट का है, उसको ही होगा मान लीजिए, BPL को होगा, पर सब ज़्यादा फायदा किसको होगा? ज़्यादा गरीब है, वो SC का है, ST का है, OBC का है। हमने बनाया उद्यमी योजना बनाया, एक्ट पास किया है SC के लिए। जितने बजट होगा उसको खर्च करना पड़ेगा सरकार को। एक्ट कानून बन गया, अभी असेंबली में पास हो गया। जानकारी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी उसके क्या क्या फायदे हैं। हमने यहाँ तक कह दिया उद्यमी योजना जो है, उद्योग लगाए SC का करते हो, क्या लगाएगा उसको समझ नहीं, क्योंकि आज तक के उद्यमी बन नहीं पाए हमारे लोग। कितने इंडस्ट्रीज बने बताओ, कितने उद्योगपति अपने जिन लोग अभी वो आए थे मेरे से मिलने के लिए स्टेज पर,
जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने हैं, मीटिंग में आते रहते हैं, हमने उनके लिए स्पेशल पैकेज दे दिया है एससी के लोगों के लिए। इंडस्ट्री लगाएगा स्पेशल पैकेज मिलेगा उसको। साथ में तो बड़ा काम किया हुआ है, रिको जो है, रिको जो इंडस्ट्री लगाना चाहेगा उसको नहीं मालूम कैसे लगती है इंडस्ट्री, कैसे ज़मीन लेते हैं, कैसे मशीन आती है, क्या प्रोडक्शन होगा, कौन सी इंडस्ट्री में चालू करूं। तो रिको की पार्टनरशिप होगी 25% की जो चाहेगा उसको, रिको की पार्टनरशिप होगी। उससे अंदाज कर सकते हो तमाम तरह के गाइडेंस को रिको का अधिकारी खुद देने की, वो पार्टनर मालिक बन गए। 75% तो रहेगा हमारा दलित व्यक्ति, उसे नहीं मिलेगा, और 25% पार्टनर रहेगा, रिको रहेगी, खुद रहेगी। ये हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से पहली बार प्रयोग होगा। ये कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आप में ये ललक पैदा हो हम आगे कैसे बढ़े। बिना शिक्षा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जमाना जो है वो है अभी 21st सेंचुरी का, फिर राजीव गांधी का नेतृत्व, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आ गए, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। सारी जानकारी छोटे बच्चे में ज़्यादा जानते हैं, सबके दिल में मोबाइल से जन्म जानते हैं। कोई जानकारी हिंदुस्तान में भी दुनिया की ले लीजिए, किसी व्यक्ति के बारे में कैसी भी जानकारी, कोई मुल्क के बारे में सब कुछ बता देगा आपको मोबाइल। ये मोबाइल मालूम है आपको, बहुत से बहुत कम बैठी हुई यहाँ पर 1,33,00,000 महिलाओं को, 1,33,00,000 जो चिरंजीवी योजना में महिलाएं आई है, उन सबको मैं स्मार्ट मोबाइल फ़ोन देने जा रहा हूँ बहुत जल्दी देने। और महिलाओं को ताली भरी दिखती हो रही है, महिलाएं ताली भरी देखी मैंने बहुत। आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा सबको। और चिरंजीवी योजना का जिक्र किया गया, मैं कहना चाहूँगा कि कई गरीब ऐसे हैं जिनको आज नहीं मालूम। तो आप बताओ, अगर फ़ायदा उसको मिलना है, 5 लाख की बजाय 10 लाख का अभी बीमा हो गया। बीमा मतलब इसका कैशलेस इलाज है। अभी मैं आया हूँ पीसीसी से, एक व्यक्ति मुझे मिला बाहर गेट पे, के साथ मैं मेरे बाप ने कमाल कर दिया, बहुत शानदार योजना लेकर आया हो। मेरे गांव के एक आदमी है, सीके बिरला हॉस्पिटल, उसका बाईपास हुआ है, और तब सिर्फ 137 रुपये जो टैक्सी लगे वो हमारे खर्चे, 1 रुपये खर्च। मैंने अभी कहा बिरला हॉस्पिटल में मेरी अमेरिकन मीटिंग में, मैंने कहा भाई मेरा भी 2 बार मेरे कोरोना हो गया, 2 बार। कोरोना के बाद में प्रॉब्लम आती है हर व्यक्ति को, किसी हार्ट की, किसी किडनी की, किसी अस्थमा हो जाता है, बीमारी होती है, कोई थकावट आने लग जाती है। तो मेरे भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, कोरोना कारण हो गई, तो मेरे स्टेंट लगे हैं। आप बताओ, मुझे 2-2.5 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं, मेरा 1 रुपया नहीं लगा चिरंजीवी योजना का। आप कल्पना कर लीजिए, जिसके घर में पीड़ा होती है उसको मालूम है, वरना तो कोई योजना होगी है, कोई चिरंजीवी योजना होगी, जब खुद के काम आती है तो मालूम पड़ता है। राजस्थान पूरे देश में शिरमोर बन चुका। मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, कर भी दी मैंने, कि आपको चाहिए, ज़माना बदल गया, गरीब आदमी आज ही बहुत ज़्यादा है देश के अंदर, और दलित वर्ग तो है ही है, अमीर और गरीबी खाई बढ़ती जा रही है। आपको चाहिए कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो राजस्थान सरकार कर रही है, सबके लिए बीमा, ये कैशलेस बीमा है। ये अंदर जब अस्पताल में बाहर निकलो कोई पैसा नहीं लगता, वो बीमा है ये। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना रहा हूँ, जो सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विधवाएँ हो, चाहे वो एकल नारी हो, चाहे विसर्जन हो, उन सबको, मजदूर हो बुढ़ापे के अंदर, उन सबको घर बैठे हुए उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली मिलती है, वह कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, खाने पीने के निजाम सरकार करेगी, ये कानून है। वहाँ जमाना आ गया कि आपको यहाँ उठाना पड़ेगा। और हमने जो ये किया है, क्यों किया है? आदमी हमें घर भेज देता है, गहना भेज देता है, इलाज कर रहा है। मालूम है कि मेरे माँ बाप या जो बीमार है वो बचने वाले नहीं, कैंसर हो गया,
सभी अपने संस्कार इतने अच्छे हैं देश के, कोई माँ बाप के लिए तो क्या बोले 1 लाख 2 लाख 3 लाख कर्जा लेने पड़े, मकान बिक जाए, गहने बिक जाए, मैं मेरी सेवा पूरी करूँगा, बच्चा नहीं कोशिश करूँगा, बचता नहीं मालूम है नहीं बचेगा, डॉक्टर कह चुका है, तभी हम पैसा खर्च करते हैं। अब आप बताइए जो स्कीम हमने लागू की है, अब उसमें IPD OPD फ्री कर दिया राजस्थान गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर, जिसमें अब आपका पहले 900 दवाएँ फ्री थी, कुछ दवाएँ मंगा देते थे कभी कभी, ओपीडी वक्त में कुछ सामान मंगा देते थे। अब हमने कह दिया कोई भी व्यक्ति आए अस्पताल के अंदर जाए, बाहर निकले, कोई ऑपरेशन हो, सब फ्री इलाज होगा, 1 रुपया नहीं लगेगा उसके लिए। और आपको मालूम है किडनी ट्रांसप्लांट होती है, बाहर लीवर ट्रांसप्लांट होता है, उसके अंदर 15-20 लाख रुपये खर्चा है, 15-20 लाख कहाँ से लाए। अभी मैंने 5 दिन पहले ही और जोड़ दिया श्री योजना के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, कैंसर है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या अगर एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट, तो अगर एक्सीडेंट में टाइमली अस्पताल जाता आदमी तो उसके जो ऑर्गन होते हैं, किडनी भी, आँख भी, लीवर भी, सब काम आ जाते हैं, हार्ट भी काम आ जाता है, खवैया से भेजना पड़ता है, चाहे दूर से वहाँ भेजना पड़ता है, या हमारे यहाँ आता बाहर से भी काम, ये एम्बुलेंस आता है। हमने कह दिया कि ऐसे लोगों के लिए कि 15 लाख खर्च हो या 20 लाख खर्च हो, पूरा पैसा सरकार देगी, उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप सोच सकते हो कि सरकार ने सब कर दिया। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपा करके जो यहाँ आए हो संस्थान के क्या बहुत शानदार बताया गया, मुझे मालूम है, मैं भी पहले 2-3 बार आ चुका हूँ, पहले टाइम में आ चुका हूँ, बाद में आपने बुलाया नहीं, मैं आया नहीं। आप अपने दोस्त दे रहे हो तो आप आना चाहिए, मैं तो हमेशा आऊँगा। मैं आ चुका हूँ, जो मूर्ति लगी थी तभी आ चुका हूँ, पहले ही आ चुका हूँ, बाद में बुलाना बंद कर दिया, मैं आना बंद कर दिया। तो ये तो देखो, ये तो व्यवहार की बात है, बिना बुले कहीं जा सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये संस्था को मैं जानता हूँ, आज से 30 साल पहले मुख्यमंत्री बना था, तब से जानता हूँ, क्योंकि पहले भी आया हूँ, कभी याद नहीं मुझे। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, आप निश्चिंत रहो, संस्था के लिए भी ममता भूपेश मांग कर रही थी, देखते कह सकते हैं जो मांग करी, ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी और छात्रावास, जो भी आप प्लानिंग बनाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट है नहीं, तो ये चीफ पहले हमारे महोदय आप वो रास्ता निकाल दो, अपन को मदद करवा देंगे, पर ये बनवा के छोड़ेगा, हम निश्चिंत हो। हमने तो देखो कोई कमी नहीं रखी। मैंने कहा मुख्य सचिव की सेक्रेटरी बन गया आपके, ये MS काला साहब अभी सम्मानित हो रहे थे, और कई लोग आपने अभी सम्मानित करवाया। नॉन RAS के आपके बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं। लड़ी में लड़ रहा हूँ, बन वो रहे हैं। 17 साल तक RAS वालों का भी मुकदमेबाजी हो रही थी, 17 साल तक मैंने उसको ठीक करवाया, और 17 साल के बाद में के रिटायर हो गए तो ही वो IAS बन के बेचारे बाद कोई कमी नहीं रखी। अभी बेटा सा बने नए। तो कहने का मतलब ये है, घनश्याम बना है ये डॉक्टर, लोग देखते होंगे कि ममता भूपेश का पति इसलिए बन गया, ये गलती से नहीं होनी चाहिए ममता भूपेश को। लोग समझते मंत्री है तो बनवा दिया, हमारी आलोचना होती है, और घर में बात ये है, ईमानदारी की बात करो, ईमानदारी की बात करो, ईमानदारी की बात करो। इसका इंटरव्यू शानदार हुआ था UPSC का, इसी बनाई, और गवाह है सुनो, गवाह है तो मेरे हाल ही बैठे हुए, ये गए थे इंटरव्यू के अंदर। लगता है कि परसेंट हो जाता भाई, ये तो वही हो गया, मंत्री का बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा है, फलाना का भतीजा है, ऐसा नहीं, वो भी योग्यता भी काम आती है। तो घनश्याम को मैं बधाई देना चाहूँगा, तुम ममता के बर्दे में जो ममता ने बनवा देते रहे, तो ये फिर हमेशा तेरे को आगे रहेगी कि मैंने तेरे को बनाया, IAS बनवा दिया, IAS बनवा दिया।
वैसे ममता भूपेश में घर है राजनीति करने के, इसे मानना पड़ेगा। बोलती भी है, करती भी है, राजनीति जानती भी है ये। प्रमोशन आरक्षण, अब आप बताइए, आज कंट्री में कहीं नहीं है प्रमोशन आरक्षण। यहाँ मेरे खिलाफ में मिशन 72 बन गया, याद करो, याद है। और जज साहब थे, चीफ जस्टिस साहब, वो कहते थे दुनिया के कोई वकील आ जाए तभी मैं बदलने वाला नहीं हूँ, ये मैं ख़त्म करके रहूँगा आरक्षण, प्रमोशन आरक्षण। ये कहा था, मालूम आपको, बड़ी बहुत भयंकर चली थी यहाँ पर। मैंने पूरा स्टैंड लिया कि नहीं, प्रमोशन आरक्षण बना के रहेंगे। रामविलास पासवान के वक्त में कानून बना था वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया कानून को और शर्तें लगा दी। वो लड़ी इतनी बड़ी लड़ी गई हमारे द्वारा, कई महीनों से चलती रही। आखिर में जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, सीआई बन गए बाद में कबीर, उनके वक्त हम जीत गए। आज आपके यूपी में तो अखिलेश यादव ने खत्म कर दिया आरक्षण, जो प्रमोशन में हमने लागू करके दिखा दिया। हिंदुस्तान में एक राज्य राजस्थान ही है जहाँ पर आरक्षण प्रमोशन में है। ठीक है जी, ठीक है। अब आप बताइए, उसके बाद में चुनाव आए, आपने हमें साफ कर दिया, वो चला गया 72 चला गया, और वो पता नहीं कहाँ चला गया, आरक्षण कहाँ चला गया। शेड्यूल कास्ट के लोग जिसको चाहते वो मुख्यमंत्री बनता, सरकार बनती, दिमाग में रखना। आपकी ताकत कम नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट की बात करेगा वही राज्यसभा में राज करेगा। देख लीजिए आप बताइए, इतना बड़ा काम हमने किया, लड़ी 72 वालों से। 72 में जनरल कास्ट भी थी, ओबीसी भी थी, सब लोग थे। वो भी चले गए कहीं और आप भी नहीं चले गए, हम तो 21 पे रह गए, सरकार बदल गई हमारी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने कोई कमी नहीं रखी है, बिल्कुल ठीक लिखा हमने, क्या कदम चलेगी तो बड़ा होगा तो जरूर करूँगा। आप निश्चिंत रहो, मेरी कलम मेरा चलती है, आप नहीं मांगो तो ही भला होगा। और पूरे कर्मचारियों पूछो तुमने ओपीएस मांगा क्या, राजस्थान के कर्मचारी पूछो, आपने किसी ने कहा कि ओल्ड एज पेंशन लागू करो? एक आदमी ने मांग नहीं करी कि हमें ओल्ड एज पेंशन लागू करो। हम इनसिक्योर है, 35 साल बाद में पता नहीं कितनी पेंशन मिलेगी हमें, क्योंकि पैसा जमा हो रहा था, वो हो रहा था शेयर मार्केट के अंदर। अब शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, यूक्रेन युद्ध हो गया तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो बेचारा 35 साल तक सरकारी सेवा भी करे, हम कहते हैं सुशासन दे वो, और टेंशन उसके दिमाग में रहे कि पता नहीं मेरा 35 साल बुढ़ापे के अंदर कितनी महीने मिलेगी। इससे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है? ये मान्य दृष्टिकोण था मेरा, किसी ने मांगी नहीं। उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में ये फैसला वेलकम करें लोग। केंद्र सरकार दबाव में है, मोदी जी खुद दबाव के अंदर है, दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। पर मैंने एक झटके के लिए बिना मांगे हुए मैंने ओपीएस लागू कर दिया राजस्थान के अंदर करके, और मान्य दृष्टिकोण से किया। इससे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो घटनाएं होती है, दुर्भाग्य है कि छुआछूत मानवता को करना क्या आज जो बाबा साहब अम्बेडकर का आज जयंती मना रहे हैं, तो इस मौके पर गोली उतारने की घटनाएं या छुआछूत, इससे बड़े क्या शर्मनाक बात हो सकती है किसी के लिए कि मानव पैदा होता तो एक सा होता है, ईश्वर ने सबको एक बनाया। हम सब हिंदू हैं, हिंदू हम नहीं है क्या? गांधी जी ने कहा था मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। तब भी राजनीति चलती धर्म के नाम पर चलती है, जाति के नाम पर चलती है। शेड्यूल कास्ट को आदमी मीटिंग होती गाँव में अलग बैठाया जाता है। क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता आपको मालूम, मुझसे तो मालूम आपको है। तो इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति, बाबा साहब ने यही कहा, शिक्षा और अर्थव्यवस्था जिसकी मजबूत होगी वहाँ छुआछूत वगैरह सब खत्म हो जाएगा। कोई मंत्री बनता केंद्र में, राज्य में, उसके हाथ में छुआछूत होती है क्या?
बताइए, ये जुल्म है, मतलब जुल्म है। और ये खून खोलने वाली बात है कि आज छुआछूत किसे कहते हैं, मानव के बीच में। ये जो स्थिति है इसको हमें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या करें। इस पर कोर्ट की बात करी हमारे चेयरमैन साहब ने, बनीला जी ने, ये तो सब कर देंगे। जो आप शिराब देंगे उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे, हम निश्चित करेंगे। इससे मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप जो आपने सुझाव दिए वो मैं इसको दिखाता हूँ और उसी रूप में हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर के क्या कर सकते हैं बाबा साहब की भावना के अनुरूप वो काम हम लोग करेंगे। और मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ, आप सब लोग प्रसन्न हुए यहाँ पर। और जो मैंने कहा आपको कि ऐसी स्कीम लाए हम लोग, कृपा करके उनको आप लोग स्टडी करें और हमारे जिन साथियों को मालूम नहीं है उनको जानकारी दें, जिससे कि हम सब मिल करके उन योजना को लागू कर सकें। यही बात करता हुआ मैं आपका सोसाइटी के अध्यक्ष जी का और तमाम इनके परिंदर रोलन साहब का, अनिल गोदवा जी का, महेंद्र सिंह जी के तमाम जो साथी बैठे हुए हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आने का। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अगली बार जो है 5-7 लोग मिलकर के कमेटी बना लें। कमेटी बना के चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे आर्य जी हैं, इनसे संपर्क कर लें। जब चाहोगे मैं आपसे मिलूँगा, सब सुनेंगे आपकी और उनको हल करेंगे, आप निश्चिंत हो। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।